नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं और आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है, जो माहौल बना हुआ है, उसमें ज़बान ज़द-ए-आम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रहते हैं, लेकिन ये हफ्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ऐसे है कि आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू हुआ है और उसके बाद ज़बान ज़द-ए-आम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फूट पड़ने की बातें हो रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो को ना तजर्बेकार कहा और शायद ये कहकर उनके जो वजारत उज़्मा का रास्ता है शायद उस पर भी कदकन लगाई है, या फिर उसमें कम से कम एक मुख्तलिफ तासुर तो ज़रूर पैदा हुआ है। आपस की ये लड़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में कितनी भारी पड़ेगी, इसके अलावा दीगर मामलात पर बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर पॉलिटिशियन है। इसके अलावा आमिर इलियास राना साहब भी आज प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं, जो कि तमाम सिचुएशन बन रही है उनका तज्ज़िया प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो कुंडी साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि ज़बान ज़द-ए-आम आजकल आप ही की पार्टी है। तो सर, ये जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान पीपल इख्तलाफात की बातें हो रही हैं। कल भी आपने हमारे प्रोग्राम में कहा कि हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, इसके अलावा भी दीगर जितने भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो भी बिलावल भुट्टो को ही कह रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद होता है ये इंटरव्यू होता है, फिर बिलावल साहब दुबई चले जाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भी तब्दील करते हैं। इससे भी ये जो शकूक व शुबहात हैं इख्तलाफात के, ये मज़ीद गहरे होते हैं। अब जो इंटरव्यू करने वाले हामिद पीर साहब हैं वो कह रहे हैं बिलावल तो उसी वक्त चले गए थे जब इंटरव्यू हुआ। बिलावल कब गए थे, वापस कब आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शक करना तो हर किसी का अपना एक वो है, क्या कह सकते। लेकिन कल एक न्यूज़ क्योंकि चल रही थी कि बिलावल साहब इंटरव्यू के बाद दुबई गए, लेकिन वो उससे पहले जब केपी का विजिट ख़त्म हुआ उसी रात वो कराची चले गए थे और कराची से वो जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन वो जो है दोपहर को चले गए थे दुबई। उन्होंने इंटरव्यू जो है वो दुबई में, जब बुखारी साहब भी कल थे, वो भी यही बता रहे थे, दुबई में हो गया। तो और उनका एक ऑलरेडी प्लान्ड विजिट था और वो मंडे को वापस आएंगे क्योंकि 30 को हमारा यौम तासीस है क्वेटा में, तो उससे उनका वो खिताब है। तो अब ये बीच में इंटरव्यू आ गया तो लोगों को ये ख्याल था कि कोई इख्लाफात की वजह से वो बाहर गए, लेकिन वो इट वॉज प्लान्ड फैमिली विजिट। उनकी खाला आई हुई है दुबई और उनकी बहन भी वहीं पे है दोनों, तो उनका एक प्लान्ड विजिट था और वो मंडे को वापस आएंगे इंशाल्लाह। सही। खोकर साहब, आप बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान रहे हैं और ये सिचुएशन जो है ना, जो बिलावल साहब के बाहर जाने की, ये 2013 के इलेक्शन के वक्त भी आई थी कि वो अचानक बाहर चले गए थे। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गए बाहर, फिर एक हफ्ते के बाद वो वापस भी आ गए थे। इस बार भी इसी तरह से कहा जा रहा है कि कोई इख्तलाफ नहीं है। आप क्या समझते हैं, वाकई कोई इख्तलाफ नहीं है, बगैर इख्तलाफ के ही गए, बल्कि इनफैक्ट पहले ही चले गए? देखिए, मेरा आसिफ जरदारी साहब से और बिलावल साहब दोनों से एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे लिए कोई इतना कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन उसकी पॉलिटिकल डायमेंशन पे मैं बात कर सकता हूँ कि ये जो चीज़ सामने आई है इससे एक कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट हुआ है। वोटर भी इनफैक्ट कंफ्यूज हुआ है। एग्जैक्टली। और एन इलेक्शंस, जब इलेक्शन कैंपेन शुरू है, बिलावल साहब ने अपने खैबर पख्तूनख्वा में कैंपेन का आगाज़ भी किया, वहाँ पर जलसे भी कर रहे हैं, तो इससे फिर वोटर कंफ्यूज हो जाता है। और अगर आप कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स लेके, कंफ्यूज्ड बयानियां लेके, क्लैरिटी नहीं है कि पार्टी का लीडर कौन है, कौन पार्टी में किसकी सुनी जाएगी, वो लेके अगर आप इलेक्टेड के पास जाएंगे तो आगे आपको फिर उससे रिस्पॉन्स भी वही कंफ्यूज किस्म का मिलेगा। तो ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए इस मौके पर ठीक नहीं है और इन्हें इस सूरत हाल को फिल फॉर एड्रेस करना चाहिए। जहां तक इसकी ऑप्टिक्स का ताल्लुक है, तो ऑप्टिक्स में एक और इसका पहलू भी सियासी तौर पर यह है कि पब्लिक इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात का शिकार है। आम आदमी महंगाई की वजह से उसको नहीं पता, आज भी अगर आप देखें अखबारात में खबर छपी है कि 40% से ज्यादा इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है। इस सूरत हाल में एक आम आदमी को नहीं पता कि उसने अपना महीना कैसे मुकम्मल करना है, हफ्ता कैसे मुकम्मल करना है, जो दिहाड़ीदार तबका है वो कि अपना दिन उसने कैसे मुकम्मल करना है। और जब वो इस तरह की चीजें टीवी के ऊपर देखता है कि बजाय उसके इश्यूज डिस्कस हो रहे हो, पॉलिटिकल पार्टीज की जो प्रायोरिटीज हैं या उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो इस हद तक एक मौजूद गुफ्तगू बन जाती है कि उसके इश्यूज पीछे चले जाते हैं। तो आप मुस्लिम लीग नून उठाकर देख लें, वहां पर भी इसी तरह की एक सियासत है कि शहबाज साहब होंगे नहीं होंगे, बयानिया किसका चलेगा, वजीर आला पंजाब कौन बनेगा। तो लोग हैरत ज़्यादा होकर देख रहे हैं कि हमारे इश्यूज, हमारी जिंदगियां, हमारी ख्वाहिशात, हमारी वेल बीइंग, वो तो कहीं डिस्कोर्स में आ ही नहीं रही। तो ऑप्टिक्स के हवाले से भी ये अच्छा नहीं है। तो इन दोनों सूरतों को एड्रेस करने के लिए मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को फौरन ये कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए। और फिर ये भी आप ज़हन में रखें कि इस वक्त तक कोई जमात
अपना मंशूर तक नहीं सामने लेके आ सकती। सारी जमातें इस वक्त इलेक्शन 8 फरवरी को होने, आज से 12 दिन बाद सारी जमातें अपने मंशूर के ऊपर इस वक्त कमेटियां बना के काम कर रही हैं। 2 महीने अपनी वो सॉरी शेड्यूल जो अनाउंस होना है वो 5 दिसंबर को होना है। तो 2 हफ्ते बाद शेड्यूल अनाउंस हो रहा है। इलेक्शन की कैंपेन का बाकायदा आगाज शुरू हो चुका है, पीपल्स पार्टी कर चुकी है। मंशूर किसी का तैयार नहीं है, मुस्लिम लीग नून का भी तैयार नहीं है, अभी उन्होंने कमेटी बनाई है। तो ये जब सियासत को आप इस हद तक ले जाएंगे कि आप उसे आम आदमी से डिस्कनेक्ट कर लेंगे, उसके इशू से डिस्कनेक्ट कर लेंगे और सियासत सिर्फ इक्तदार हासिल करने का नाम रह जाएगी, तो फिर लोग बदजान तो होंगे। ये आप सही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। आमिर इलियास सिराना साहब, सर पीपल्स पार्टी ने कई साल से सर ये कैंपेन की है अपनी, वजीर आजम जो है वो बिलावल भुट्टो होंगे अगले, और इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले जरदारी साहब का इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना, उन्हें ना तजर्बेकार कह देना, क्या जरदारी साहब ने खुद ही बिलावल भुट्टो साहब के रास्ते में रोड़े नहीं अटका दिए, आप समझते हैं? और फिर आपसी लड़ाई का पार्टी पोजीशन पर क्या फर्क पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? मैं चूंकि स्टार्ट में आपके साथ नहीं था और मुझे आवाज़ लग रही है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब बोल रहे थे अभी मुझसे पहले। जी। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो चूंकि मैं चाहूँगा कि अगली उसमें अगर गुंजाइश मौजूद रही तो इनसे पूछा जाए कि ये तर्जुमान रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, और बहुत अच्छी तरह आसिफ अली जरदारी साहब को भी जानते हैं कि वहाँ सियासत होती कैसे है। वो जो कह रहे थे ना इंटरव्यू में कि गिरेबान भी पकड़ लेते, कि गिरेबान भी पकड़ लिया जाता है, तो क्या बाप बेटे ने पहले घर में बात की थी? क्या इनकी पार्टी के अंदर ये डिस्कशन हुई थी जो वो कहते हैं हम बड़े जमहूरी हैं और हम पहले बात करते हैं? क्या ये बातें हो गई थी, उसके बाद नहीं मानी तो बिलावल बाहर बोलने लग गए, या बेसिमत वो शुरू से ही थे? आपको याद होगा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी वो 1 दिसंबर में लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और जरदारी साहब के एक बयान ने उनकी बस सारी सियासत छुड़ा दी थी। अब फिर ये दूसरी तीसरी दफ़ा हुआ है कि इस बाबे वाली सियासत पे जो 70 साल, उस पर पहले उन्होंने एक सॉफ्ट रिमाइंडर दिया कि कोई बात नहीं है, इलेक्शन शफाफ भी होंगे और बर वक्त भी हो जाएंगे, और फिर उनको इंटरव्यू में बोलना पड़ा, वजाहत देनी पड़ी कि ये क्या गुफ्तगू बिलावल भुट्टो कर रहे हैं और किसके हक में कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं। तो मुझे तो कोई सिमत नहीं समझ आई सिवाय इसके कि ये घर के अंदर एक जज्बाती पना शुरू हो गया है, क्योंकि बेटे को समझाया गया था, बताया गया था कि BAP भी हमारी है और जो बाकियात PTI की आएंगी पंजाब में और KP में वो सारी की सारी हमारी होंगी और तुम वज़ीर आज़म बनोगे, और वो अपने आप को घर में बैठे बैठाए वज़ीर आज़म बना चुके हुए थे। अब ये गुस्सा बढ़ा है और मार्च 2018 में जनरल बाजवा के साथ इनकी कुछ सेटिंग हो गई थी कि लाहौर में एक जलसा था, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के वालिद साहब अल्लाह बख्श हाजी नवाज खोखर जिंदा थे, और ये लोग सबसे बड़ा जुलूस लाहौर में ये इस्लामाबाद से लेके पहुंचे थे। लाहौर के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं थी और ये तय हो रहा था उस वक्त कि ये आज असम्बलियाँ तोड़ेंगे, लेकिन उस वक्त बिलावल भुट्टो ने इस्टेब्लिशमेंट को वादे जवाब दे दिया था कि हम टाइम पे इलेक्शन कराएंगे। वहाँ वो सर्वाइव कर गए थे। अब आज जो जरदारी साहब ने किया है और जो मुस्तफ़ा साहब बात कर रहे थे, आम आदमी की बात करता कौन है? कभी नहीं करता। हाँ, जिन्होंने किया है वो डिलीवरेंस में बात जरूर करते हैं, और बाकी अब आप देख लें 4.5 साल की PTI की गवर्नमेंट थी। मुझे मौका दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपने बात की कि घर में डिस्कशन हुई थी या नहीं हुई थी, इसका जवाब फैसल साहब ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं ना, क्योंकि जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब तो अब अलग हो चुके हैं। फैसल साहब ये जवाब दीजिए जो आमिर साहब बात कर रहे हैं, घर में डिस्कशन हो गई थी वैसे इस पर? देखिए किस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसमें क्या सवाल क्या जवाब दूंगा। घर में तो देखें प्रेसिडेंट साहब ने, जरदारी साहब ने पहले ही कहा था कि हमारे कैंडिडेट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। देखें वो पाकिस्तान की उस पार्टी पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के साथ साथ वो बिलावल के वालिद भी हैं। वो उनके अपने बच्चे की नज़र से देखते हैं। जैसे मरियम नवाज शरीफ के लिए उनके बच्चों की शादियाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए वो आज भी बच्ची हैं उनके लिए, ठीक है, चाहे वो जितने भी एजेड हो जाएं या बिलावल साहब जितने भी एज के हो जाएं, उनके लिए बच्चे हैं। लेकिन ना तजर्बेकार कभी नहीं कहा नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहब को। ना तजर्बेकार तो देखो जरदारी साहब ने क्यों ट्रेनिंग कर रहे हैं, पहले भी थे, उन्होंने एज ए फॉरेन मिनिस्टर डिलीवर किया, उन्होंने बताया जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया। मैं कह वाहिद मिनिस्टर जी ने 10 साल से ज्यादा हो गए, तकरीबन 5 बार तो लॉन्च किया है उनको। नहीं, लॉन्च नहीं है, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री में आपको दिखाया। हमने कभी गरेबानों की बात नहीं, गरेबान की बात तो मियाँ नवाज शरीफ साहब PDM के जलसों में कर रहे थे कि मैं उन लोगों के गरेबान पकड़ूंगा जिन्होंने मेरे साथ ये किया है, और फिर उन्होंने आने से पहले कहा कि अगर आपने दोबारा गरेबान की बात की तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। खाली मैं यही कहा था। आज वो गरेबान की बात अच्छी बात है, नहीं करनी चाहिए, ज़ातियात हैं, वो
माफ़ कर देने चाहिए। नहीं, वो उस गिरेबान की बात कर रहे हैं जो जरदारी साहब ने कहा था कि हमारी पार्टी के अंदर इतनी जमहूरियत है कि गिरेबान पकड़ लेते हैं सवाल करने के लिए। वो उन्होंने वर्कर ही कहा था कि हमारे वर्कर जो है वर्कर पकड़ सवाल लेते करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ ने भी किसी गिरेबान पकड़ने की बात की थी ना, जब उनको टीवी पे बैन कर दिया गया था। कहा था कि मैं बाजवा साहब को और फैज साहब की गिरेबान पकड़ूंगा, हिसाब किताब लूँगा। ठीक है, उनकी ज़ातियात हैं, उन्होंने ज़ाती मसले उन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात नहीं की। देखिए उनकी अपनी चीज़ें थी। अब देखिए हमजा शहबाज का जो जुल्म उन्होंने किया ज़िमनी इलेक्शन में, हमें बिल्कुल क्लियर कट ये था कि 15 सीटें ज़िमनी इलेक्शन में PMLN जीत रही है, 2 पे मुकाबला है और 3 PTI जीत रही है। लेकिन हमजा शहबाज को जिस तरीके से आउट किया गया स्क्रीन से, सीटें हरवा के, CM-शिप से हटा के, उनकी जो जिस मतलब है कि वो भी एक होते हैं, उसमें इख्तलाफात होते हैं। लेकिन देखें आपने कहा कि चीज़ क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर होगी। 30 नवंबर को हमारा योम तासीस है। ये वाली ज़रा क्लैरिटी दे दें, किस तरह हरवाया हमजा शहबाज को? हमजा शहबाज देखें ना, हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत होते हुए 20 ज़िमनी इलेक्शन हार गए। कैसे हारे? 15 तो उनकी बिल्कुल क्लियर सीटें थी, तो हमने रिजेक्ट किया ना। आज ये कहते हैं कि हमें पंजाब में क्लीन स्वीप हम करेंगे। कैसे करेंगे? आप तो 20 ज़िमनी इलेक्शन हार गए आपकी हुकूमत होते हुए, तो आप अभी कह रहे हैं कि हमारे जो है हम क्लीन स्वीप करेंगे। कैसे क्लीन स्वीप करेंगे? पर उस 20 का रिजल्ट तो निकाल लेना कि आपके साथ हुआ क्या है। लिहाजा ये अब देखें, उन्होंने लाहौर में जलसा किया, और लाहौर में जलसा बयानी की अगर बात हो, PDM में भी जलसा हुआ। अब जो मियाँ साहब को जलसा था और PDM का जो जलसा था, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अगर आप आज भी कंपैरिजन करें। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त का बयानिया ज़्यादा मजबूत था मियाँ नवाज शरीफ साहब का, और जब वो लंदन से वापस आए। लेकिन उस वक्त क्यों लोग जमा नहीं हुए इनके लिए, और अब क्यों, किस तरीके से जमा हुए, ये भी एक मतलब है कि सवाल है कि कैसे जमा हुए। और हम समझते हैं कि जमा किए गए थे। वहाँ की जो सिविलियन हुकूमत थी, वहाँ पर उन्होंने जो है उनके लिए काम किया और उनके लिए लोग जमा किए। फिर आप वही बात कर रहे हैं जिस पे जरदारी साहब ने कहा था कि बाकी लोगों को अकल समझ नहीं है, उनका बच्चा है वो जो निगरां हुकूमत का वजीर आला है इस वक्त। देखिए बिल्कुल बच्चे, हम कहते हैं बच्चे नाफरमान भी तो होते हैं ना। नाफरमानी कर रहे हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी। देखिए सारे, देखिए कभी कभी नाफरमान बच्चे भी हो जाते हैं। देखिए हमें कोई उम्मीद, हम कहते हैं कि मैं ये उम्मीद नहीं करता कि मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से हमारे लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे या हमें जितवाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि एज ए CM, जितने भी CMs हैं, जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर है, उन सबको उनका है डे टू डे अफेयर, और वो ये करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद करने में इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करेंगे। RTS नहीं बैठेगा, धुंध नहीं होगी, फ्री और जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, कोई जो है मतलब है कि RO इलेक्शन नहीं होगा। हम इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, जिसके लिए ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, न सिर्फ मोहसिन नकवी बल्कि इलेक्शन कमीशन भी। कल मैं एक प्रोग्राम में आ रहा था, मुझे पार्टी के एक दोस्त का फोन आया, चौधरी मंजूर साहब का। उसके भाई पे एक FIR हुई, जो कि पंजाब में एक रिवायत, जो बिलावल साहब कह रहे हैं ना कि पंजाब में बेसिकली जब प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं, चाहे वो PTI के चेयरमैन थे या ये, वहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल विटामिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। FIR काटना, पर्चे कराना एक दूसरे को। तो मुझे चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि मेरे भाई के खिलाफ FIR। ये सारी बातें जरदारी साहब के इल्म में नहीं है। मैं बात करूँ ना, फिर आप जरदारी साहब के इंटरव्यू बाद में। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, ये जो आप बता रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब ने मुझे कहा कि मेरे भाई पे गलत FIR हुई। मैंने कंप्लेंट की IG साहब को भी, लेकिन वाकई इंतजामिया PMLN के कहने पे लगाई गई है और हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सही। लेकिन जो भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर पिच पे इलेक्शन लड़ा है, ज़िया-उल-हक का मार्शाल्लाह हो, मुशर्रफ का मार्शाल्लाह, जो भी हो। लेकिन अगर ये कहें कि जी अब बक्से तो मतलब है कि नहीं भरे जा सकते किसी के लिए, बिल्कुल, तो अब इलेक्शन होना है। अगर लोगों ने PTI को या PMLN को या पीपल्स पार्टी को वोट करना, जिसको भी वोट करते हैं, हक है उनको हुकूमत करनी चाहिए। किसी को इस दफ़ा पाकिस्तान की आवाम सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी। सही, बिल्कुल ठीक। अब मुस्तफा नवाज साहब, क्या मसला है ये जरदारी साहब और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बशमूल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बयानात में ये तजाद क्यों नज़र आ रहा है? देखें, बुनियादी बात तो ये है कि जरदारी साहब का जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है, वो ज़रा पावर पॉलिटिक्स की तरफ ओरिएंटेड है। और बिलावल साहब, मेरे ख्याल में बाहर बैठ के जो मेरा तज्जिया है वो ये है कि बिलावल साहब उस सियासत से कोई इतना एग्री नहीं करते कि इस सियासत की बुनियाद पे हम और ज़्यादा पंजाब के अंदर मकबूलियत हासिल नहीं कर सकते, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर सकते। तो एक जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है, और ये एक फ्रिक्शन मौजूद रहती है। और इवेंचुअली इन्हें इस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा। जैसे मैं पहले कह रहा था कि अगर पीपल्स पार्टी इस कन्फ्यूजन को दूर नहीं करेगी, एन इलेक्शंस के दरमियान ये कन्फ्यूजन परसिस्ट करती है तो नुकसान होगा। और दूसरी कि अगर पीपल्स पार्टी ने अपने आप को पंजाब की पॉलिटिक्स में, खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में अगर रेलिवेंट बनाना है, तो फिर आपको पावर पॉलिटिक्स का जो एक उससे हटकर आपको
प्रो पीपल पॉलिटिक्स की तरफ भी आना पड़ेगा और जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस भी करना पड़ेगा। सही। आमिर साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब वैसे तो पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन जो इख्तियारात हैं, जो असल में पार्टी चला रहे हैं, वो जरदारी साहब चला रहे हैं। तो सर असल में प्रॉब्लम है क्या? क्या बिलावल साहब नंबर 2 बनने पर राजी नहीं है, या जरदारी साहब इख्तियारात नहीं दे रहे हैं, ये मसला है? देखिए, चूंकि फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं और उन्होंने बहुत सारी बातों में उस बात की तरफ नहीं आए, उनको आना चाहिए था कि आखिर जो 4P वाले प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इतना क्यों 3P वाले चेयरमैन को मैं तो समझता हूं कि पब्लिकली ख़राब किया है। चाहे वो उनके साहबजादे हों, लेकिन दो हैसियत सियासी मौजूद है दोनों की, और उनको मतलब वो पाए मानदन न जाए रफ्तन। अब वो वालिद साहब पे तनकीद करें, हालांकि उन्होंने पहले कर दी थी कि उनकी बात हम घर में मानेंगे, बाहर नहीं मानेंगे। तो मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ जिस दिन एबटाबाद में उन्होंने कहा था, तो वो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन उन्हें वालिद साहब का लाना चाहिए था। बहुत सारे लोगों की बातें आ गई कि जो लोग इंटरव्यू के बाद भी मौजूद थे वहाँ पे जरदारी साहब के पास, और पहले भी, क्योंकि हर पार्टी में बुजुर्ग मौजूद हैं। तो ये बिलावल साहब का जो बयान है कि उसमें बड़ी मौजूद थी चीज़ें कि क्या वो सारे अंकल्स को खुदाफिज करना चाहते हैं। मैं यही बात अब भी जानना चाहूँगा कि क्या पार्टी के अंदर इस पे सेंट्रल वर्किंग कमेटी में फैसल करीम कुंडी साहब अगर बताना चाहें, क्या इस किस्म की कोई बहस हुई थी, या ये सोलो फ्लाइट थी पार्टी के चेयरमैन की, और उनको अब वो किस तरह संभालेंगे। ज़ाहिर है 30 नवंबर को जलसा भी करना है, बात भी करनी है, वो मैं नहीं समझता कि कोई लड़ाई होनी है, लेकिन उसका पॉलिटिकली जो एक बयानिया बना के बिलावल भुट्टो साहब खड़े हुए थे, उसको तो बहुत धचका पहुंचा है। अब वो कैसे संभालते हैं, क्योंकि ये दूसरी दफा एक ही कैंपेन में हुआ है। अब आगे चल के पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात मुझे सिंध में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, चाहे जितने मर्जी अलायंसेस कर लें। जरदारी साहब ने वहां अपनी मर्जी की जो मुफाहमत की सियासत की है कि कोई मुखालिफ अपनी पार्टी के बाहर रहने नहीं दिया, उन सब को वो बहुत अच्छे अंदाज से अपनी पार्टी में लेके आए हैं। अब उनके जो छोटे मोटे मुखालिफिन हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है कि एक इलेक्शन का तासुर बने। हाँ, बलूचिस्तान में मुझे बिल्कुल क्लियर है कि वो टफ टाइम BAP और PMLN को, उनके साथ काफ़ी अच्छे तादाद में वो लोग मौजूद हैं जो मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे, हाँ पंजाब में इनके पास चंद पॉकेट्स हैं जहाँ पे वो मुकाबला हमेशा से करते आए हैं, वहाँ करेंगे। एक मुस्तफ़ा साहब तो चले गए, अपने हल्के में बहुत ज़्यादा वोट भी लेते रहे, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ हैं, कायरा साहब हैं, गिलानी हैं, खर हैं, मखदूम हैं वहाँ के, रहीम यार खान के। अगर मैं यूँ गिनता चाहूँ तो 4-5 मिनट में मैं गुजर जाऊंगा आगे कि भाई ये क्या करेंगे, क्योंकि फायदा और नुकसान तो पंजाब से होना है। KP में मालाकंड में अच्छा है, डेरा इस्माइल खान में फैसल करीम कुंडी साहब बड़े अरसे से इलेक्शन जीतते भी रहे हैं, हारते भी रहे हैं, टफ टाइम देना है। अब जो नए लोग शामिल हो रहे हैं, या तो वो PMLN की तरफ आ रहे हैं जिनकी शमूलियत अभी इकट्ठी होगी वहाँ पे। खुद इनके साउथ में बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जी वो सेनेटर वकार और गुलजार, इनकी कोई वो तो नहीं है, बिल्कुल। लेकिन पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ना होता है तो फाइनेंसर भी चाहिए होते हैं कि बड़े लोग आए जो बाद में सेनेटर रही, हमेशा से वहीं बनते रहे हैं। उन लोगों का भी जोर उस तरफ जा रहा है। ग्राउंड पे क्या होगा, PTI कट टू साइज है, फर्दर कितनी होगी ये मेरे और आपके, हम सब के देखने का है कि वो बचाते किस तरह इमरान खान साहब जेल में बैठ के अपने लोगों के लिए, क्या वकला के नाम पे, क्योंकि ये दोनों जो साथ बैठे हुए हैं ये ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ते हैं। और मेरे हिसाब किताब से जो मैंने अपने इस 32वां साल मेरा इस्लामाबाद जर्नलिज्म में है, मैं लोगों से समझता हूँ और सीखता हूँ कि 70% इलेक्शन आखिरी 2 दिन का होता है कि वहां पे आपको वोटर को किस तरह पहुंचाना है। और ग्राउंड तो इस तरह खंबे नहीं पहुंचेंगे, अगर पार्टी ना हो तो वो पहुंच जाएंगे। सही सर, इसी बात को जरा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुल्क में एक बार फिर जो है ना वो कौमी हुकूमत के हवाले से बात हो रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि कोई भी जमा जो है वो 172 का नंबर मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सकेगा। तो फिर हमें एक बार फिर जब इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी तो वो PDM की तर्ज पर ही हमें तोहफा मिलेगा हुकूमत का। फिर सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या ऐसी हुकूमत जो है वो मुल्क को, जो सबसे बड़ा मसला है माशी मसला, उस दलदल से निकाल पाएगी? ये बड़ा अहम सवाल होगा। इसी बात को बढ़ाते हैं आगे। कुनी साहब, जरा आपसे आगाज़ करते हैं, क्योंकि जरदारी साहब उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि आइंदा जो है वो इलेक्शन कौमी हुकूमत बनेगी, कोई भी पार्टी 172 का जो हिस्सा है वो यानी सिंगल मेजॉरिटी की तरफ नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। लोग इलेक्शंस के पहले सर 2/3 अक्सरियत की बातें करते हैं, मुल्क को कैसे आगे बढ़ाएंगे ये प्लान बताते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में कौमी हुकूमत की बात करना, क्या वजह है इसके पीछे? देखें, एक चीज़ तो है कि आप क्लैरिटी के साथ होंगे, और आप मतलब है कि 2/3 अक्सरियत कहते हैं, PMLN ने कहा 2/3 अक्सरियत, फिर अभी 120 सीटों की बात करते हैं, कभी क्या कहते हैं। लेकिन जो एक एक्चुअल पोजीशन है, लग यही रहा है कि एक आप PDM कहें या आप कहें कि इत्तेहादी हुकूमत बननी है इलेक्शन के बाद, जो कि नज़र आ रहा है। जैसे भी
आमिर लहसरान साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध में ये है, पंजाब में ये है, कि मतलब है कि हमने पिछली दफ़ा भी 2008 से 13 तक भी हमने कोलिशन हुकूमत बनाई, तो उसके बाद भी कोलिशन हुकूमतें आई, PDM की भी थी, और हम अलायंस की पॉलिसी एक अब ये है कि एक अलायंस होता है इलेक्शन के में आप जब जा रहे हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंस करते हैं, एक होता है इलेक्शन के बाद। हमारा फोकस जो इलेक्शन के बाद पे है, नंबर गेम्स पे है। हमारे अगर नंबर गेम होंगे अलायंस के साथ ज़्यादा होंगे तो हम बिल्कुल हर पार्टी को कहेंगे कि हमारा हक बनता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है। जहाँ तक आमिर लहसरान साहब ने की बात है, इन्होंने उम्र तो इनके अभी 70 नहीं है, इन्होंने बड़े दिल पे ले लिया वो 70 उसकी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि देखिए ट्रांजिशन होनी चाहिए। बिलावल साहब ने कहा है इस वक्त आपकी 60% ज़्यादा आबादी जो है वो यूथ है, 1.5 से 2 करोड़ आपका यूथ आ चुका है, तो यूथ को यूथ ही एड्रेस कर सकता है। क्यों नहीं हमजा शहबाज या मरियम आगे हैं, क्यों ना मुनस है, क्यों ना मौलाना साहब के बेटे हैं, और ये जो है ग्रुप की पॉलिटिक्स करें, जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करें। फील्ड में तो आपको यूथ को लेके आना है, जो जिसने इलेक्शन कैंपेन करी, जिसमें दिन में 8-8, 10-10 जलसे करने हैं, उन्होंने आके जाके इस चीज़ को आगे लेके जाना है। और एक मैं मिसाल देता चलूँ, 2018 में जब इलेक्शन हुआ, हमारे उस वक्त की जमातों ने, JUI ने और PMLN ने कहा कि हम ओथ नहीं लेते क्योंकि सिलेक्शन हो गई है और रिगिंग हो गई और हम नहीं जाते समझे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको राजी किया कि आप जाकर ओथ लें, हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर किरदार अदा करेंगे। फिर APC बुलाई गई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलाई, और फिर उसमें PDM बनी, उसके सरबराह मौलाना फजल रहमान बने। फिर जब इन्होंने कहा PDM में कहा इस्तीफे दें, सिंध असम्बली तोड़ें, हमने कहा नहीं, हम जमहूरी तरीके से, आइन तरीके से अदम एतमाद लेके आएंगे। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, हमजा वज़ीर आला बना, मौलाना साहब के बेटे उनकी टीम जो है वो मिनिस्टर बने। ये एक नौजवान सियासतदान की सोच थी, ये सीनियर सियासतदान भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मुस्तफा साहब, ये कौमी हुकूमत की बात हो रही है, इत्तेहादी हुकूमत की बात हो रही है, अब जिन मसाइल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ऑब्वियसली डिस्कस तो वही होने चाहिए। अगेन अगर यही इसी तरह की हुकूमत बनती है, फिर वही होगा कि जो हिस्से मिलेंगे वो हिस्सा बकदर जुस्सा मिल रहा होगा। ऐसी हुकूमत अवाम को उन मसाइल से निकाल सकेगी? देखिए, हम वी जंपिंग द गन है, जरदारी साहब ने भी बात प्री मैच्योरली कर दी है। पहली बात तो ये है कि क्या इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे? अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो उसके नतीजे में बनने वाली जो हुकूमत है, जो भी शख्स वजीर आजम बने, उसके पास मॉरल अथॉरिटी ही नहीं होगी, और अगर मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी तो आप मुल्क नहीं चला सकेंगे। लेजिटिमेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। और लेजिटिमेसी की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान इस वक्त सारा का सारा, इस वक्त तमाम सियासी जमातों का ये है कि हम किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार हासिल कर लें, तो वो उस चीज की तरफ हम जा नहीं पा रहे। और जो फ्रैंकली इस वक्त जो सारा स्टेज सेट किया जा रहा है, वो स्टेज तो मियां साहब की हुकूमत लाने के लिए सेट किया जा रहा है। अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 दिन पहले, इस मौके पर आकर ये बात उन्होंने की है, इसका हमें वाज़िया तौर पे नजर आ रहा है कि अब शायद बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद ना हो, और PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक मुख्तलिफ निशान पे लड़ रहे होंगे। तो एक जो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर होनी चाहिए वो तो नहीं है। ठीक, यहाँ पे तो दौड़ लगी हुई है जमातों में। अगर आज पीपल्स पार्टी कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि बाप के लोग इनको नहीं मिले, क्योंकि जो जनूबी पंजाब जो इस्तेहकाम में चले गए वो इनके पास नहीं आए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और इसी तनाजुर में जरदारी साहब ने भी एक बात की थी कि हमने पहले उनको चांस दे दिया था, अब उनको चांस नहीं देना चाहिए। तो वो चांस किससे मांग रहे हैं और उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। आमिर साहब, ये जरदारी साहब ने जो बात की है कि पहले हमने इनको चांस दिया, और ये ऑन रिकॉर्ड भी है, उस वक्त जब ये PDM की हुकूमत बन रही थी तब भी जरदारी साहब ने कहा था कि ये अपना वजीर आजम बना लें, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब इनको चांस नहीं देना चाहिए। तो ये किसको कह रहे हैं कि चांस नहीं देना चाहिए? और इम्पॉर्टेंट ये भी कि पीपल्स पार्टी को फिर ये चांस मिल क्यों नहीं रहा? वो जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जी नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही थी, और फैसल करीम पुंडी साहब ने एक फिक्रा कहा था कि डे बाय डे इलेक्शन के लिए उनको लाया गया था। तो आप जहन में रख लें, जब अगस्त के आखिरी हफ्ते में मरदमशुमारी के लिए CCI की मीटिंग हुई और इन्होंने फैसले किए कि हम मरदमशुमारी कराएंगे, और 4 महीने ज़ाहिर है उसके बाद हो गया। तो मैं उस वक्त से ये कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन लड़ने की पीपल्स पार्टी और नून लीग की तैयारी है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि निगरान हुकूमत को टाइम दोनों ने मिलकर दिया। कहीं मिनट्स में नहीं लिखा हुआ कि पीपल्स पार्टी के बंदे ने, जो उसके मेंबर थे, यानी चीफ मिनिस्टर सिंध उस वक्त और नवीद कमर, ये 2 लोग थे जो बाज़ाब्ता CCI के मेंबर थे, बाकी तो मदऊइन थे ना सारे के सारे। किसी ने एतराज़ नहीं लिखवाया कि मैं ये साइन करते हुए कह रहा हूँ कि 90 दिन में इलेक्शन कराए। फैसल करीम पुंडी साहब का पहला बयान 17 अगस्त को आया था, जब पहला बयान कि हमें 90 दिन में इलेक्शन चाहिए। मैं उस दिन से ये बात कह रहा हूं कि ये चीजें सब हमारे और आपके लिए है, लोगों को कहने के लिए हैं। जिस लीडरशिप ने तय किया वो आगे जाके 100% इकट्ठे बैठेगी।
आप, मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके से देख लें, 2014 में जब धरना हुआ, पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान सब नवाज शरीफ के खिलाफ थे। पीपल्स पार्टी को आमिर साहब नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल ये फेडरल गवर्नमेंट में भी ये इकट्ठे होंगे। इक़्तिदार में बैठे, मैं कह रहा हूँ ये फेडरल गवर्नमेंट में इकट्ठे होंगे। अच्छा, केटू के ऊपर पड़ा इक़्तिदार नजर आए, सब पहुंच जाएंगे वहाँ पे। हम हुकूमत बनाएंगे ना, ये हमारे इत्तेहादी होंगे बाकी। अच्छा, पीएमएलएन भी आपके साथ इत्तेहादी होगी, अगर जरूरत और अगर पड़ी उनकी हुकूमत अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको अगर इत्तेहाद में शामिल करना पड़े तो लीडरशिप का फैसला है। तो मैं छोटी सी बात कंप्लीट कर लूँ अगर किरण मुझे। जी कर लें, बिल्कुल कर लें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 2014 में जब पीपल्स पार्टी और जेयूआई सब खिलाफ थे और पीटीआई ने धरने दिए और नवाज शरीफ ने इन सब के साथ ताउन के लिए हाथ बढ़ाया, सब ने बढ़ाया, उसके बाद से बहुत सारी चीजें, आप मिसाक जमहूरियत को भी छोड़ दें, उसके खिलाफ भी गए, सब कुछ हुआ। अब ये रहेंगे इसी तरह ही, इलेक्शन भी लड़ते रहेंगे और इक़्तिदार में इकट्ठे रहेंगे। सही, ठीक। अच्छा, लोगों के सामने फिर मजाक हो रहा है ना। आई मीन द पॉइंट इज के 76 साल हम गुजार चुके हैं। आमिर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरी गुफ्तगू में आइडियलिज्म ज्यादा नजर आता है, लेकिन बात यह कि वो भुट्टो साहब को मैं कोट करूंगा, उन्होंने अपनी किसी जगह पर कहा ये कि माय पॉलिटिक्स इज मिक्स्ड विद रोमांस एंड पोएट्री। तो आप जब आप पॉलिटिक्स से ये चीज निकाल देंगे तो बाकी तो पीछे पावर पॉलिटिक्स रह जाएगी, और वही पावर पॉलिटिक्स उसी के ऊपर तो बिलावल साहब ना लाए। वो कह रहे हैं कि मेरी सियासत जो है वो आखिरी दिन की उनकी तकरीर उठाकर देखें जो उन्होंने कौमी असेंबली में की, उसमें भी तो उन्होंने यही कहा कि आपने मेरी पुरानी सियासत ना छोड़ के जाए। हाँ, कि कहां मुझे आपने लाकर खड़ा कर दिया। और मैं ये बातें करना नहीं चाहता, लेकिन उनकी सियासत को जिस तरीके से जहां पर पहुंचा दिया गया है बिलावल साहब की, वो एक ब्राइट आदमी था, उसका एक बड़ा क्लियर विजन था, वो आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करने वाला आदमी था, और उसकी सियासत को पावर पॉलिटिक्स ने ऐसे घेरे में ले रखा है चारों तरफ से कि अब वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। और ये उनकी उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार है कि जिस बुनियाद पे वो पंजाब के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पीपल्स पार्टी की एक पुरानी मकबूलियत थी, शहीद बीबी की मकबूलियत थी, कि जो फेडरेशन की पार्टी समझी जाती थी, वो उसको उस तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें स्पेस ही नहीं दी जा रही, और स्पेस अपनी पार्टी की तरफ से नहीं दी जा रही। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है उनके लिए, और आई होप के अब ये बाकी जो हमारे दोस्त हैं वहां पर अब उनके लिए वो स्पेस मुझे क्विकली तीसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ना है, लेकिन फैसल साहब, क्योंकि मुस्तफा साहब ने वो बात छेड़ दी पीटीआई के हवाले से कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के आ गया उसके बाद ऐसा लगता है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की उस पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि किसी पार्टी को बैन नहीं होना चाहिए, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। उस पार्टी को भी बैन किया गया था मुशर्रफ दौर में, हमने पार्लियामेंटेरियन बनाई, फिर पेट्रोल बनी। देखें, वोट यहाँ पर है, देखें भुट्टो फैमिली का है, नवाज शरीफ का है, और अगर आपका पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का है, उसके साथ बल्ले का निशान हो, विकेट का निशान हो, जो भी हो, लोगों ने वोट करना है। हमसे तलवार ले ली गई, तीर दे दिया गया था, लोगों ने फिर भी तीर को वोट दिया। जैसे ये चीज़ें जो है ना, ये निशान मैटर नहीं करते हैं, शख्सियात मैटर करती है पाकिस्तान में। छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तीसरे सेगमेंट की जानिब नाज़रीन क्विकली बढ़ रही हूँ। बैरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज साहब, वो इस वक्त आजकल ख़बरों में हैं। उनके बारे में मेरे प्रोग्राम में इनफैक्ट फैसल वाडा साहब ने सबसे पहले ये खबर दी थी कि कुछ ही दिनों में वो भी मंजर आम पर आएंगे, उनका भी कोई इंटरव्यू वगैरह होने वाला है। किसने रिश्वत ली है, कैसे ली है, ये कौम को बताएंगे। खान साहब के खिलाफ गवाह बनने की भी उनके हवाले से बातें हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 460 अरब जुर्माने के केस में मलिक रियाज के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। अदालत कहती है कि बैरिया टाउन को ज़मीन कम नहीं बल्कि उसने ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। इसी मामले पर ज़रा आगे डिस्कशन करते हैं। आमिर साहब, मैं चाह रही हूँ ज़रा आपका तज्ज़िया और आपसे ख़बर लूँ मैं इस मामले पर। मलिक रियाज साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं गुज़िश्ता हफ्ते, जैसे मैंने बताया, फैसल वाडा साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में ये बात बताई थी, कैसे उनसे रिश्वत ली गई, किन किरदारों के नाम ले सकते हैं वो, क्योंकि हमने तो सिर्फ जो ऑडियोज़ सुनी हैं, जो मुबैना ऑडियो सामने आई हैं, उसमें बुशरा बीबी को अंगूठियाँ देने के हवाले से वो 5 कैरात का हीरा वगैरह वगैरह इस तरह की बात हो रही थी। इशू ये है कि ये जिसने दी वो बड़े मेरे मोहतरम है फैसल वावडा साहब, ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, उन्होंने कहा था इस मुल्क में चंद दिन के बाद ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, रेडी वाला टैक्स देगा, नौकरियां इतनी होंगी। आप और हम उनको इतना सीरियस ले लेते हैं। वो कहते थे 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं आएंगे, वो कहाँ गायब हुए उसके बाद? मतलब मैं तो उनकी बात पे ये कह रहा हूँ। जिन लोगों ने कहा मलिक साहब की आवाज़ ऑडियो की सूरत में आप ही के एक एंकर ने सुनवाई कि वो कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे, ठीक है, हमारे चैनल के एक एंकर हैं, उन्होंने कहा मेरी बात हुई है और वो इंटरव्यू दे रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म का दे रहे हैं। लेकिन जब मलिक साहब की ऑडियो आ गई, अब कारोबार उन्होंने सारी हुकूमतों के साथ करना है, उनकी सारी गुफ्तगू सामने है, एविडेंस उनके पास हमेशा से होता है। अरसलान का एविडेंस
आप ऐसे समझें कि वो, मैंने भी देखा हुआ है कि जब वो नोट गिन रहे थे, वो मतलब इतनी जल्दी में थे उस वक्त, उनके घर में मलिक साहब के बड़े ड्राइंग रूम में कैमरे लगे हुए हैं और छुपे हुए कैमरे नहीं हैं घर के अंदर, जिस मतलब वो कोई खुफिया कैमरे नहीं थे जब वो नोट गिन रहे थे। लेकिन क्या हुआ जी, यहाँ पे यूं ही चलता है, मलिक साहब को जरूरत होगी तो वो बोल लेंगे। मैं तो इससे ज्यादा नहीं कह सकता कि कारोबार उनका अपना है, बिजनेस उनका खराब हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल उनका वो लेटर उड़ा दिया जब उन्होंने कहा कि 35 अरब रुपए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दें, क्योंकि वो खत उन्होंने अल-शर्क बैंक का इस तरह नहीं लिया जिस तरह पेश हुआ था। जी ठीक ठीक। अब ज़रा मेरे जवाब के ऊपर सर फैसल साहब, वैसे तो ये जो बात कर रहे हैं, अब अगर बुशरा बीबी का नाम ले लेते हैं, मलिक रियाज साहब आते हैं सामने और वो बुशरा बीबी का नाम ले लेते हैं, तो क्या समझते हैं आप, इससे इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं? क्योंकि माजी में तो हमने यही देखा है, फ्रंट मैन सामने आते हैं और केसेस जो हैं वो फिर सियासतदानों पर ही बनते हैं। देखिए, बहुत अफसोसनाक अमर इस मुल्क में ये है कि हम कैरेक्टर असैसिनेशन इतनी करते हैं एक शख्स की या किसी की भी करें और उसके बाद कुछ नहीं निकलता। माजी में आपने कहा कि जी वो कराची में लॉन्चें पकड़ी गई डॉलर्स की, तो जब लॉन्चें पकड़ी गई तो ख़जाना में पाकिस्तान खजाना में जमा हो गई ना, तो रसीदें किसी ने दिखाई, ठीक है। फिर अभी आप देखें कि जी वो मानिका साहब के मतलब पर्सनल उस पर आ गए जी, लेकिन ये सब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएंगे कुछ अर्सा पहले एक तनवीर ज़मानी नामी खातून थी, किस चैनल पे और किस मतलब है कि बड़े से बड़े एंकर ने उसका इंटरव्यू नहीं किया, फरमाइशी प्रोग्राम चलाए, क्या हुआ, किधर गई वो आज? फिर एक किसी और को हम उठा लेते हैं, उसकी क्रिटिसाइजेशन करते हैं। देखिए, जब वो इंटरव्यू देंगे मलिक साहब तो उसके बाद हम डिबेट करेंगे। अब हम इफ एंड बट पे करें कि उसने हीरे दे दिए, उसने सोने दे दिए, उसने जवाहरात दे दिए, उसने ये कर दिए, ये तो इफ एंड बट पे आप करें। और मैं आप कहेंगे जब उसकी क्रिटिसाइजेशन, जैसे सर अल-राशी वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाला और देने वाला, वैसे तो दोनों ही, देखिए जब वो आएंगे और जब वो आएंगे वो इंटरव्यू देंगे तो उसके बाद डिबेट। बिल्कुल ठीक। मुस्तफा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर टाउन केस में कहा बरतानिया से जो 190 मिलियन पाउंड आए हैं वो तो वफाकी हुकूमत के थे और उसको वफाक को दे दिया जाए, जबकि जो 30 अरब सिंध को देने का हुक्म दिया गया है। तो क्या इससे ये साबित हो रहा है कि जो ये 35 अरब का बैरियर टाउन के जुर्माने से कोई ताल्लुक नहीं है और खान साहब ने ये रकम अदालती अकाउंट में जमा करवा के मलिक रियाज को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया है? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे मरहूम वालिद का मलिक साहब के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता था और मेरा उनसे एक ताल्लुक है, तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। सिर्फ जनरल मैं ये गुफ्तगू ज़रूर कर सकता हूँ और कि हमारे यहाँ ये सारी जो चीज़ें हैं इस वक्त, आमिर भाई ने भी उनकी तरफ पूरा एक बड़ा अच्छा ओवरऑल जाविया दिया, फैसल ने भी, कि हम चीज़ों को लेकर चलते हैं और फिर इवेंचुअली उनसे निकलता कुछ भी नहीं है जी, और उसके अंदर हम डैमेज कर देते हैं बहुत से लोगों को। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जाहिर बात है उसके ऊपर सबने अमल करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई ये तो नहीं कह सकता कि हमने अमल नहीं करना। अब वो उसकी जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं वो वक्त के साथ साथ सामने आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर बाहर तौर अमल होगा। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है तो ये हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स इस डगर पे चल रही है काफी अरसे से कि अगर आप गुड बुक्स में हैं जी तो फिर आपके 100 गुना भी माफ। अगर आप गुड बुक्स में नहीं है तो अगर आपने कुछ नहीं भी किया तो आपको मुजरिम बना के कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। तो अब तो हम इस खेल को इतना अपनी नजरों के सामने देख चुके हैं, इतना रिपीट होते हुए देख चुके हैं कि अब जो पैनामा के ऊपर गुफ्तगू की, हमने हजारों घंटे पैनामा के ऊपर टॉक शोज हुए, लेकिन इवेंचुअली यही सुप्रीम कोर्ट और यही अदालतें आप कह रही हैं कि नहीं, कि वो मामला जो था उसके अंदर गलती हुई थी, जिस तरीके से रिलीफ दिया गया। अच्छा, आज हम बैठ के अगर हजारों घंटे इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर गुफ्तगू कर लें तो हमें ये तारीख का पहिया है, ये घूमता है। अगर मियां साहब के लिए 4 दफा घूमा है तो इमरान खान साहब के लिए भी घूमेगा, ये तो तारीख है ना। तो अब फिर उस वक्त हम बैठकर ये बात कर रहे होंगे कि जी उनके साथ भी ज्यादती हुई और फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट भी कह रही हो। तो इस मुल्क की सारी चीजों को हमें दुरुस्त करने की जरूरत है, और दुरुस्त करने का जो अगर हमने कदम उठाना है तो वो ये है कि हम हर जो इदारा है वो अपने काम तक महदूद हो जाए। हमने हर एक्सपेरिमेंट इस मुल्क के अंदर ट्राई कर लिया है। हमने डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी देख ली है, हमने इस मुल्क में हाइब्रिड निजाम भी देख लिया है। 76 साल हो गए हैं। आप देखें तो सही कि हम पहले बरे आजम एशिया की दौड़ से बाहर हुए, किसी जमाने में पाकिस्तान उस दौड़ में शामिल था। अब हम रीजन की दौड़ से भी बाहर हो गए कि अब अफगानिस्तान के साथ हमारा मुआवजा हो रहा है। तो हमें हर चीज पर अपने मुल्क को ठीक करना पड़ेगा, और वो ठीक करने के लिए जो सारे स्टेक होल्डर्स को फैसले करने की जरूरत है,
जो एक अपनी ईगोज को पीछे करने की जरूरत है, ये वो बात हम नहीं कर ये रहे। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। इनफैक्ट फैसल साहब ने भी इसी तरह की बात की। माजी में भी हमने वो डॉक्टर आसिम के भी 462 अरब देखे, फिर वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये टीटी के मामला देखे, फिर वो शर्जील इनाम मेमन साहब के मामला देखे, लेकिन निकला कुछ नहीं। इनफैक्ट जी कर्ज उतर गया होगा जी बिल्कुल। तो वो होना ही चाहिए कि अगर कोई चीज सामने आई है तो फिर उसके मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए। जी कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में कभी नहीं रहा। देखिए हम सारे, और सियासत में ये है कि इल्जामात लगते हैं, दुनिया भर में ऐसे होता है, लेकिन अदालती निजाम के ऊपर इतना एतमाद होना चाहिए कि वहां से जो फैसला आ जाए सारे फरीक उसको माने। बस हमारे यहाँ वो एतमाद ही नहीं है। आज अदालत ये कहती है, कल अदालत वो कहती है। सर मेरा क्लोजिंग का टाइम ऊपर जा रहा है, एक फिक्रा कह दें आमिर साहब। बस एक फिक्रा, यहाँ जो ला है ना वो ये है कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उत्ते ला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने